आपके सामने ये प्रश्न है और इसमें है कि इंटरनेट विद्यार्थियों के लिए सभी दृष्टिकोण से, सभी पहलुओं से वो लाभकारी है। और इसका रीजन यहाँ पर ये बताया गया है, इसका कारण कि इंटरनेट सूचनाओं, ज्ञान और शैक्षणिक संसाधनों की प्रचुरता का द्वार उद्घाटित करता है और जिससे कि कक्षा के अंदर या उससे परे अधिगम के बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो इनमें से कौन सी जो है सही होगा, व्याख्या सही है या गलत है, तो आप बताएं। दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ऑप्शंस इसमें आपको दे रखे हैं। ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है कि दोनों ठीक है, और जो आर दोनों है, जो रीजन है, उसका सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है दोनों ठीक है, लेकिन आर एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो आगे भी आप एक्सप्लेनेशन में से भी सही लग रहा है मैम, एक्सर्शन भी सही लग रहा है। ठीक है। सभी तो अपने इनबॉक्स में डालें, क्वेश्चन आंसर डालें एक बार इनबॉक्स में, ताकि पता चले कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। जितने भी जुड़े हैं आप आंसर करें। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप मतलब आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही। क्योंकि इंटरनेट जो है सभी दृष्टिकोण से सभी के लिए लाभकारी है। और उसमें क्यों लाभकारी है, उसका कारण यही है कि सूचनाओं, ज्ञान और शैक्षणिक संसाधनों की जो है वहां से अच्छी मात्रा में मिलते हैं और कक्षा या उससे बाहर जो है अधिगम करने के या फिर सीखने के जो है चांस बढ़ जाते हैं। बहुत उत्तम। तो इसमें क्या है कि विद्यार्थी इंटरनेट का उपयोग मुख्य रूप से सामाजिक और मनोरंजक उद्देश्यों के लिए करते हैं। विद्यार्थी आसानी से उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब पर ट्यूटोरियल वीडियो या उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री के लिए ऑनलाइन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। वो अपने घर पर ही बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए जो है वो लाभकारी है इंटरनेट सभी के लिए। और क्यों लाभकारी है? क्योंकि विद्यार्थी अपने एकेडमिक जो कोर्सेज हैं उनके लिए आवश्यक किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपने उत्कृष्ट साधन का जो है संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और इंटरनेट बौद्धिक और वैज्ञानिक जानकारी भी प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब ये रीजन को थोड़ा सा समीक्षा कर लेते हैं जो इसका कारण बताया गया था। इस कारण में है कि इंटरनेट सूचना, ज्ञान और शैक्षिक संसाधनों के धन के द्वार जो है खोलता है। इससे क्या तात्पर्य है कि इसमें क्या होता है कि इंटरनेट जो, एक बार थोड़ा सा ऊपर करें मीना जी, उसको दिखाएं रीजन क्या है इसमें, इंग्लिश में क्या है। चलिए, तो मतलब कि एकेडमिक वगैरह जो भी है ये सब कुछ प्रोवाइड कराता है। क्यों वो ठीक है? ये रीजन कि भविष्य के लिए इस दृष्टि को साकार करने के लिए इंटरनेट से जुड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ने जो है इसका सही उत्तर दिया है। और जो है इंटरनेट के माध्यम से हमारी ई शैक्षिक जो है परिणाम भी घोषित किए जाते हैं और हमारी ई लर्निंग पॉसिबल हो पाती है। और जो है सीखने के जो है जो तरीके हैं या फिर अ, तरीके या फिर एक रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। इसीलिए इंटरनेट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, ठीक है, दूसरा है कैप्चरिंग द, पूरा दिखा दीजिए। हाँ, कैप्चरिंग द इमेजिनेशन एंड इनिशिएटिव इनिशिएटिव ऑफ द स्टूडेंट इज ऑफ क्रूशियल इम्पोर्टेंस। तो क्या है कि जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना जो करते हैं और जो इनिशिएटिव बच्चे लेते हैं, शुरुआत करते हैं किसी कार्य की, किसी से बातचीत करने की, कोई भी कार्य की, या फिर कुछ भी सीखने की जो वो शुरुआत करते हैं, खुद से जो है ऐसा एडमिट करते हैं, खुद से रुचि दिखाते हैं, तो वो इज ऑफ क्रूशियल इम्पोर्टेंस, मतलब उसकी बहुत महत्वता है। किस लिए महत्वता है, किसमें, कौन से मेथड में? इसमें केस मेथड ऑफ टीचिंग, कंसेप्ट मैपिंग, पीयर इंस्ट्रक्शन और क्विजेस, किसके लिए वो महत्वपूर्ण है, बताएं एक बार। इसका उत्तर होगा पहला,
इसमें है कि शिक्षण की केस स्टडी, जो शिक्षण की केस स्टडी होती है ना, उसके लिए बच्चों को कल्पना भी करनी पड़ती है और पहल भी करनी पड़ती है। वो जाके फील्ड में जो है उसमें केस स्टडी करते हैं और सभी जो है जानकारियां वो जुटाते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट मैपिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंसेप्ट मैपिंग का क्या है, उसमें कंसेप्ट मैपिंग में जो टीचर की ज्यादा भूमिका होती है, टीचर उनको अधिगम करवाता है, संज्ञानात्मक उनका विकास होता है। पीयर इंस्ट्रक्शन में भी ऐसा ही है कि वहां पर वो खुद से जो है खुद इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, और क्विज़िस में भी है कि उनको जो है एक ढांचा बना दिया गया और ढांचे के तहत ही इनको चल रहा है। लेकिन जो केस स्टडी मेथड है, केस मेथड ऑफ टीचिंग, उसमें क्या करते हैं कि वो अपना इमेजिनेशन से परिकल्पनाओं का सहारा लेते हैं और सीखने की जो है पहल करते हैं। ठीक है, अब इसमें केस स्टडी में क्या है कि केस स्टडी विधि भागीदारी चर्चा आधारित शिक्षा है। तो आप नोट कर लेंगे वो क्या है कि भागीदारी चर्चा आधारित शिक्षा है, जहां छात्र महत्वपूर्ण सोच, संचार और समूह की गतिशीलता जैसे कौशल हासिल करते हैं। यह एक प्रकार की समस्या आधारित शिक्षा है कि कोई भी केस उसके सामने रख दिया जाता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या उसके सामने रख दी जाती है। जैसे कि बच्चा सीख नहीं पा रहा है, कोई बच्चा, या फिर किसी की परफॉर्मेंस लगातार डिक्रीज होती जा रही है, तो वो केस स्टडी किसी को हम ऐसे ही परिकल्पना के आधार पर किसी को दे देते हैं, तो वो जो है वहां से उस केस का, उसको जो केस दिया है उसका पता लगाते हैं, पूरे जो है उसकी पहले की परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसका अब का बिहेवियर नोट किया जाता है बच्चे का। ठीक है, और अब के बिहेवियर में नोट करके फिर उसको पेरेंट्स से बात की जाती है कि उसमें बिहेवियर में कितना चेंज है, क्या कारण है उसके चेंज का, उसका रूटीन क्या है, ये सब कुछ उसमें बात की जाती है। और उसकी जो है एक समस्या आधारित शिक्षा है ये, और उस समस्या का पूरा स्टडी किया जाता है, स्थितियों के आधार पर उसके परिदृश्यों को संदर्भित किया जाता है, देखा जाता है, जिनमें छात्र अवलोकन करते हैं, कल्पना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, दैट इज एनालिसिस करते हैं वो, और रिकॉर्ड करते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं। फिर उसका कंक्लूजन निकालते हैं, फिर उसके आधार पर वो सलाह देते हैं। ठीक है, अब केस स्टडी जो मेथड है, दो तत्वों को जोड़ती है। कौन सा? केस खुद और उस केस की चर्चा। जो मतलब कि केस जो है, जो समस्या है, वो केस और उस केस के लिए, उसको केस को सोल्व करने के लिए जो चर्चा होती है वो केस स्टडी मेथड में जुड़ती है। एक मामले को पढ़ाना एक समृद्ध कथा है। कोई भी मामला है, कोई भी घटना है, उसको अच्छे से तो करवाना और अच्छे से समझाना, अधिगम करवाना एक कथा है, मतलब एक कथा की तरह उसको लिया जाता है कि पूरा उसको परिप्रेक्ष्य उसको तैयार किया जाता है, उसमें बताया जाता है, जिसमें व्यक्तियों या समूह को निर्णय लेना होता है, इसमें केस में, या समस्या का समाधान करना होता है। अब ये कंसेप्ट मैपिंग क्या है? कंसेप्ट मैपिंग एक अवधारणा मानचित्र है कि उसमें एक अवधारणा बनाई जाती है, एक दृश्य, संगठन और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है ये। कोई भी दृश्य ऐसा बनाया जाता है, कोई भी अवधारणाएं होती हैं, विचार होते हैं, और उनके संबंध जो है उनके आपस में संबंध को दर्शाता है कंसेप्ट मैपिंग। कि हमने कोई भी विचार ले लिया, कोई भी नॉलेज हमें मिली है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, और उन सभी इंफॉर्मेशन में आपस में जो है संबंध स्थापित करना। जैसे कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल का हमने पहले भी उदाहरण लिया था कि वो जो ट्रायंगल है, सिर्फ एक कॉमन ट्रायंगल ले ली हमने, और फिर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ले ली, फिर एक उसका जो संबंध है हमने राइट एंगल ट्रायंगल के साथ जोड़ने का प्रयास किया और उससे समझाने का प्रयास किया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से हम राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपस में जब उनका हमने केस जो उसमें जोड़ा है, ये कंसेप्ट अवधारणाओं को जोड़ा है, तो ये क्या है? अवधारणा मानचित्रण या फिर कंसेप्ट मैपिंग इसको बोलते हैं। और इसमें आप कीवर्ड लिखकर, जैसे कभी कभी वृत्तों को या फिर सर्कल्स, बॉक्सेस, ट्रायंगल आदि की आकृतियों में आपस में संलग्न कर सकते हैं। एक जो कंसेप्ट मैपिंग बनाते हैं उसके आधार पर, और फिर संबंध जो है विचारों के बीच एक
एक तरह से मार्केबल जो है वो खींचते हैं कि भाई इसमें ऐसा 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 है और इसमें ये सिमिलरिटीज है और इसमें ये डिफरेंसेस है, फिर एक तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं ये कंसेप्ट मैपिंग में। और इसके लिए जो है 5 जो है 5 स्टेप्स हैं, बहुत सरल स्टेप्स हैं। कौन कौन से हैं कि एक जो है रेखा चित्र ऐसा बनाया जाता है। रेखा चित्र कोई भी बनाया उसके माध्यम से उसका चयन करना होता है रेखा चित्र का, ठीक है। और फिर एक मुख्य अवधारणा बनाना, जैसे कि हमने कोई ट्रायंगल ले ली, उसकी मुख्य अवधारणा बनाई कि इस ट्रायंगल में ये रूल लागू होंगे। फिर प्रमुख जो अवधारणाएं हैं उनको पहचानना कि उनके हिसाब से जो थ्योरी है उस थ्योरी वो वहां पर उस ट्रायंगल के ऊपर कितनी ठीक बैठ रही है। फिर उसके आकार और रेखाओं को व्यवस्थित किया जाता है और फिर उसका पूरा जो मैप बना है उसका पूरा का विवरण दिया जाता है। ये कंसेप्ट मैपिंग में आता है। सह संबंध स्थापित करके हम उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। फिर इसमें तीसरा है पीयर इंस्ट्रक्शन, दैट इज सहपाठी निर्देश। उसमें क्या होता है कि जो सहपाठी होते हैं सहपाठी निर्देश में एक साक्ष्य आधारित और संवादात्मक, दैट इज कम्युनिकेटिव टीचिंग मेथड है ये। और इसमें सहपाठी से सहपाठी अधिगम छात्रों को एक ही काम में लगे अन्य व्यक्तियों के साथ नई अवधारणाओं और सामग्री के माध्यम से काम करने की छूट दी जाती है उनको। और उन्हें एक दूसरे द्वारा सिखाने और सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। आपस में जो बच्चों का है, जैसे पीयर है, पीयर मतलब होता है कि आप जो हम उम्र या फिर सहपाठी जो होते हैं आपस के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि उनके दिशा निर्देश में क्या होता है कि उन दोनों को सभी को आपस में छूट दी जाती है कुछ कार्यों को लेकर, कुछ अवधारणाओं को सामग्री के माध्यम से काम करने के लिए। और साथ में जैसे कोई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या फिर किसी टॉपिक के ऊपर व्याख्यान देना है, किसी टॉपिक को समझना है उसके अनुसार। तो उसमें उनके दृष्टिकोण का जो है विस्तार करता है ये जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और जो सार्थक जो है एक मीनिंगफुल एक कनेक्शन स्थापित करता है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है कि जो सहपाठी निर्देशन होता है, जो पीयर इंस्ट्रक्शन होती है, एक संरचित 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 कहेंगे इसको, संरचित जो कंस्ट्रक्टिव टीचिंग ट्रेनिंग है ये। और इसमें क्या होता है कि एक टीचिंग एक्सरसाइज मान लीजिए जिसमें छात्रों को सामग्री के विश्लेषण के लिए अपने और अपने सहपाठियों की प्रतिक्रियाओं की जांच करने की आवश्यकता होती है कि जो वो प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं उस सामग्री के हिसाब से उसका विश्लेषण करते हैं और उसकी प्रतिक्रियाओं की जांच करते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया है तो वो आपस में भी खुद की भी जांच करते हैं, अपने सहपाठियों की भी जांच करते हैं, कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। और आपस में जो है वो एक दूसरे को इंस्ट्रक्शन देके वो सीखते हैं। सहपाठी आपस में छात्रों को जो है इसमें इन्वॉल्व करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है ये, ठीक है। तो आपस में जो पीयर ग्रुप है वो आपस में करके सीखते हैं और आपस में एक दूसरे को दिशा निर्देश देते हैं। और जो टीचर है वहां पर मूक दृष्टा बनकर देखता है कि कौन क्या कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है। जहां पर भी वो लैग करते हैं वहां पर टीचर जो है इंटरफेयर करके उनको करेक्ट करते हैं। अब क्विज है। क्विज क्या होता है आप सभी जानते हैं कि यह एक प्रश्नोत्तरी ज्ञान का एक परीक्षण है, ठीक है। एक परीक्षा जो है यहाँ पर ली जाती है और इसमें विशेष रूप से व्यक्तियों या टीमों के बीच में एक प्रतियोगिता स्थापित की जाती है, कोई कंपटीशन रखा जाता है। और उसमें एक छात्र या कक्षा की अनौपचारिक परीक्षा या औपचारिक परीक्षा भी एक हो तरह से हो सकती है। क्विजेस तो जो है ज्यादातर तो अनौपचारिक रूप से भी हो सकते हैं और औपचारिक रूप से भी कंडक्ट किए जा सकते हैं। क्विज का उपयोग अक्सर उच्च शिक्षा के माहौल में किया जाता है, जैसे कि एमए लेवल पर, एमएससी लेवल पर, बीएससी लेवल पर, वहां पर क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं। आजकल तो स्कूल जो स्कूल है उनमें भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। और ये एक प्रश्नोत्तरी जो है छात्र ज्ञान का एक अच्छा और अनौपचारिक मूल्यांकन उससे हो जाता है बच्चों का। और ये जो है पाठ्यक्रम जो होता है उसकी सामग्री में
के बारे में उसमें एक समझ स्थापित करता है बच्चों की, और उनकी समझ का पता भी लगता है कि कोई कौन क्विज में कितना एक्टिव है, कितना एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, और कौन कैसे जवाब दे रहा है, किस प्रकार से कोई पूरा जो है उस कंसेप्ट को जो है आधार से पकड़ रहा है, या फिर कोई ऐसे ही किसी ने जो है कोई कोई जैसे पंक्तियां रट लेते हैं, कोई कौन रोट मेमोराइजेशन पे बेस है, कौन अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है, और कौन रिफ्लेक्टिव लेवल पर है वहां पर। तो उनकी जो है साइकोलॉजिकल और या फिर मेंटल जो आईक्यू है उसका भी जो है जांच हो जाती है इसके माध्यम से। और शिक्षकों को छात्र प्रगति और किसी भी जो मौजूदा ज्ञान अंतराल है उसके बारे में जानकारी प्रदान वो छात्र जो शिक्षक है वहां से ले लेता है, वहां से बच्चों की जानकारी। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है कि एक तो है इसमें आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, की मतलब एक तरह से अलग सोच, ठीक है। और दूसरा है कोहेरेंट थिंकिंग, दैट इज जो सुसंगत एक सोच होती है। कोहेरेंट मतलब रिलेटेड, और सुसंगत जो है एक लॉजिकल एक तरह से। फिर एक होता है कि जेनरेटिंग न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरनेट, की जो इन इंटरनेट है या इंटरेस्ट है, क्षमा चाहते हैं। हाँ, जनरेटिंग न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो उसकी रुचि है बच्चे की, उस रुचि के हिसाब से उस रुचि के क्षेत्र में उसका विचार उत्पन्न करना। या फिर क्रिटिकल थिंकिंग, ये गहन सोच, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आता है कि जो उसके एक सही पहलू है, अच्छा है, उसकी बुराई है, या फिर एडवांटेज है, ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, उनके बारे में गहन जो है चिंतन किया जाता है, एक गहन सोच रखी जाती है। तो इनमें से कौन सा होगा, बताएं आप एक बार। ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो है एक हमने जाना था कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, तो आप में से कोई हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग भी बताएंगे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता क्या है, उसमें क्या होता है मेनली, और इनमें से कौन सा उसके बारे में ठीक है। पार्टिसिपेट करें आप, आपसे अनुरोध है। जी उमेश सर बताएं, आप कुछ बोल रहे थे। ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या समझ में आता है? देखिए, ब्रेन होता है मस्तिष्क, स्टॉर्मिंग स्टॉर्म होता है तूफान, ठीक है। एक तरह से ऐसा गहन चिंतन ऐसा डेवलप किया जाता है। थ्री, नंदिता बता रही है कि थर्ड ऑप्शन है जेनेटिक न्यू आइडियाज इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और कोई? बिल्कुल सही बताया है नंदिता आपने, इसमें यही आएगा कि जो हमारा रुचि का क्षेत्र है उसमें नए विचार उत्पन्न करना होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। और इसमें क्या होता है कि कक्षा में शिक्षक का कार्य किसी विशेष विषय के शिक्षण तक सीमित नहीं है, उसे अंतर्निहित जो अर्थ है उनको समझाने की क्षमता के साथ साथ छात्रों में सोच और समस्या को सुलझाने की क्षमता भी होनी चाहिए, विकसित करनी आनी चाहिए उसको। और शिक्षकों द्वारा जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं, टेक्निक्स है, उनका उपयोग किया जाता है। और एक इसी उन्हीं जो टेक्निक्स में से ब्रेनस्टॉर्मिंग भी एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है। ये है क्या? कोई भी समस्या ले ली जाती है और उस समस्या का समाधान पथ का पता लगाने के लिए जो है बहुत लार्ज नंबर में, बहुत बड़ी संख्या में विचार उत्पन्न किए जाते हैं, आइडियाज उसमें रखे जाते हैं, और एक चिंतन का एक समूह गतिविधि बनाई जाती है, और उसमें बच्चों से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब कि एक आइडिया देने को कहा जाता है, बच्चे अपने न्यू न्यू आइडियाज देते हैं, सभी पार्टिसिपेट करते हैं उसमें, और जो है बहुत ही कम समय में लगातार उनको बोलना रहता है उसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब गहन चिंतन इसमें इन्वॉल्व होता है ना, तो इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कह दिया जाता है, कि एकदम से बॉम्बार्डिंग हो रही है, विचार उसको नए नए उसको देने हैं, और जो है दूसरों के भी सुनने भी है उसको आराम से, वहां पर जो है उसको क्रिटिसाइज भी नहीं करना है किसी और को, और
अच्छे से उसको सुनना भी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमने जो पहले जो स्टेटमेंट दी है, जो विचार हमने पहले रखा है, हम उसको बदल सकते हैं। वी कैन चेंज आवर स्टेटमेंट, वी कैन चेंज आवर आइडियाज, एंड वी कैन ऑल्सो कैप्चर अदर्स आइडियाज। ठीक है, हम दूसरों के आइडियाज को भी कैप्चर कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में आता है। लेकिन हम दूसरे को एकदम से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, अपने आइडियाज रखने का हमें पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का है। और इसमें क्या होता है कि इसका एम है हमारा कि किसी भी विद्यार्थी को उसकी रचनात्मक प्रक्रिया को अवरुद्ध करने के लिए संचालित होने वाले सामान्य अवरोधों से मुक्त करना है, कि वो जो है अपनी जो रचनात्मक प्रक्रिया है, जो भी उसकी सोच है, उस सोच को लगातार जारी रखे और उसको संचालित करना आए। कोई भी अवरोध उत्पन्न होते हैं, अवरोध कैसे कि सभी बोल रहे हैं वहां पर, दूसरे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, तो वहां पर उनको कैसे अवॉइड करके मतलब अपनी सोच को मेंटेन करना, अपनी सोच को बनाना, या फिर अपने विचारों को प्रेजेंट करना दूसरे के सामने, ये भी आ जाता है उसमें। समस्या को सुलझाने का दृष्टिकोण भी आता है बच्चों में ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं कि पहला जो है, एक कोई भी समस्या दे दी जाती है, कोई भी चुनौती दे दी जाती है, और फिर उसको समझना होता है। फिर उसके जो है फैक्चुअल उसकी अ, अन्वेषण किया जाता है उसका, और एक तरह से फैक्ट फाइंडिंग होता है कि उसका तथ्य पता लगाना कि इसके पीछे, इस समस्या के पीछे तथ्य क्या है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, विचार विमर्श किया जाता है, आपस में समूह चर्चा होती है। उसके बाद जो है आइडियाज को का मूल्यांकन किया जाता है, कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। ठीक है, और उसके बाद फिर है जो प्लानिंग, सभी की सहमति से जो प्लानिंग हुई है उस समस्या को लेकर, तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है उस प्लानिंग को। अ, इस प्रकार से ये जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। और इसमें जो है क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, वो एक हमारी योग्यता होती है कि चीजों को एनालाइज करना, और एनालाइज करके उनको एक तरह से उनका अच्छा पक्ष भी रखना और बुरा पक्ष भी रखना। ठीक है, उनको जो है एडवांटेजेस को भी रखना और डिसएडवांटेजेस को भी साथ में रखना, और जो उसी के आधार पर हमारे अंतिम निर्णय लेना कि कुछ को क्या चीज एक्सेप्टेबल है, क्या स्वीकार करने योग्य है, और क्या उसको रिजेक्ट करना चाहिए हमें। तो इसी प्रकार से आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ज्योति जी, हाँ जी, क्या आप कोहेरेंट थिंकिंग भी एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे? कोहेरेंट थिंकिंग में एक तरह से होता है कि आपको मतलब कि सुसंगत सोच एक हो जाती है, कि एक तरह से हम जोड़कर एक दूसरे से सह संबंध स्थापित करके हम किसी चीज को पढ़ते हैं, वो कोहेरेंट में आ जाता है। एक लॉजिकल थिंकिंग जो होती है ना, किसी चीज के पीछे लॉजिक जो हम लगाकर उसको देखते हैं, किसी भी समस्या को, वो लॉजिकल थिंकिंग है, वो कोहेरेंट थिंकिंग है। जी, धन्यवाद। ठीक, आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। इसमें से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन से होते हैं, कौन से हैं? पहला है स्वयं, फिर प्रभा जो है परख, तीसरा है स्वयं प्रभा, फोर्थ है दीक्षा, और फिफ्थ है मूक। बताएं एक बार। देखिए इसमें 4 उमेश सर ने 2 बताए हैं क्या आंसर? 2 बार, एक बार हमने केवल ये कॉम्बिनेशंस नहीं देखे थे, थोड़ा सा अच्छा, डाउट था कि स्वयं होगा कि नहीं। स्वयं भी है और स्वयं प्रभा भी है। ठीक स्वयं है, भी है, स्वयं प्रभा भी है। ठीक है, हाँ, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ए सी। दीक्षा तो के ए बारे में सी मुझे से पता नहीं।
ठीक है, तो दीक्षा ए परक सी किसमें है? ए सी एक ही ऑप्शन में है, तो है इट ना मीन्स आप इसमें। सेकंड ए के सी साथ जाएंगे। सेकंड के साथ है। ठीक है, बाकी सभी आप एक बार बताएं। हमने इसको अच्छे से डिटेल से जाना है और आप लोगों ने जो है स्वाध्याय भी किया होगा, और हमने कहा था कि पुस्तकों का सहारा जरूर लेना है, उनकी शरण अवश्य अवश्य है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, काफी दिन से ये जो है टॉपिक चल रहा है, तो उसके हिसाब से आप खुद का मूल्यांकन करें इसको आंसर देने के, जैसे कि आप पार्टिसिपेट करते हैं। ACD बताया है प्रशांत तोमर जी ने, ये भी उमेश सर के साथ जाएंगे। देखिए इसमें जो इसका आंसर होगा कि जो स्वयं है, स्वयं होगा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, और इसमें स्वयं के साथ साथ स्वयं प्रभा भी होगा, और इसमें डी भी होगा। ठीक है, तो ये दीक्षा है, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, दीक्षा भी उसी में शामिल है ई प्लेटफॉर्म। थोड़ा सा इसके बारे में विचार कर लेते हैं। अब जो ई लर्निंग है, ई अधिगम है, वो होता क्या है? यह एक टीचिंग मेथोडोलॉजी है। ठीक है, एक शिक्षण प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षण पर आधारित होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का उपयोग करती है वो ऐसी है। ठीक है, जबकि जो शिक्षण कक्षा के अंदर या बाहर हो सकता है, कंप्यूटर और इंटरनेट ई लर्निंग के सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो है कंप्यूटर और इंटरनेट ई लर्निंग में बहुत ही आवश्यक चरण है, घटक हैं, उनके बिना ई लर्निंग नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारा जो फोन होता है वो भी मिनी कंप्यूटर होता है, उसमें भी कंप्यूटर समाहित होता है, और ये कक्षा के बाहर भी हो सकती है और कक्षा के अंदर भी हो सकती है इससे। ठीक है, और जो ये ई लर्निंग है, ई लर्निंग को एक स्किल डेवलपमेंट के लिए या फिर ज्ञान के जो वर्धन के लिए या ज्ञान के हस्तांतरण के लिए, ट्रांसमिशन के लिए इसको इसके रूप में जाना जाता है ई लर्निंग को, और जिसमें शिक्षा एक ही या अलग अलग समय पर बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं को दी जाती है। ठीक है, एक बहुत बड़ी जो संख्या में शिक्षा एक साथ दी जा सकती है। जैसे कि हमारी जो गूगल मीट पर ये कक्षा चल रही है, इसमें मात्र 2 इंसान भी जुड़ सकते हैं इसमें, और मात्र 3 भी जुड़ सकते हैं, और ज्यादा भी जुड़ सकते हैं। 99 तक या फिर 100 तक इसकी जो है लिमिट होती है गूगल मीट की, तो 100 तक यहाँ पर जो है सदस्य जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक लार्ज नंबर हो गया। तो ये ई लर्निंग का इस प्रकार से है। और फिर ये जो स्वयं है, स्वयं के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। जैसा कि हमने पहली कक्षाओं में पढ़ा है कि स्वयं क्या है, एक मानव संसाधन मंत्रालय HRD द्वारा 9 जुलाई 2017 को, हाँ जी बताएं, आप कुछ बोल रहे हैं। एक बार ये टॉपिक जो है इसको करवा देते हैं, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा जो डाउट होगा इस पे है। फिर क्या है ये, हमने पढ़ा था कि जो आ, होता है कि स्वयं जो होता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। ठीक है, वो स्वयं की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये क्या है कि ये डेवलपमेंट टू प्रोवाइड वन इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पोर्टल फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, कि जो हमारे जो इंटरनेट के माध्यम से जो हमारे कोर्सेज होते हैं उनके माध्यम से जो है शिक्षा जो है ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम जो होते हैं सिलेबस को प्रोवाइड कराने के लिए ये इसको विकसित किया गया है। और इसमें सभी जो हायर एजुकेशन है उन सभी विषय को लिया जाता है। स्किल जो है डेवलपमेंट के जो क्षेत्र होते हैं वहां पर भी जो है पाठ्यक्रम शामिल होता है इसका। और इसमें क्या होता है कि इसका एक एम सुनिश्चित किया जाता है, और उस एम क्या है हमारा कि देश का जो प्रत्येक छात्र है वो जो है कम रेट पर, कम कीमत पर एक गुणवत्ता वाली शिक्षा वो ग्रहण कर सके, एक क्वालिटी एजुकेशन उसको प्राप्त हो सके, इसका ये स्वयं का उद्देश्य है। और देश भर में आपको पता ही है कि सैकड़ों ऐसे संस्थानों के जो शिक्षाविद हैं, जो वरिष्ठ स्कूली शिक्षा से लेकर एक
स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक लगभग सभी विषय स्वयं के माध्यम से एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऑनलाइन पाठ्यक्रम के विकास का एक उसमें वितरण शामिल है उसमें, जिससे मूक्स को लिया जाता है। मूक्स इसमें जो है एक बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म बनता है इसके माध्यम से। और दूसरा है स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा क्या है, आपको पता ही है कि स्वयं प्रभा एक ऐसा जो है चैनल्स होते हैं इसमें। कितने चैनल होते हैं आप एक बार बताएंगे? 32 चैनल्स हैं मैम। हाँ, 32 चैनल्स हैं इसमें। और ये 32 चैनल्स पहले थे, उसमें 2 और ऐड हो गए हैं, अब ये 34 चैनल्स हैं। तो ये जो है उसमें पेपर में गड़बड़ नहीं करेंगे हम। इसमें 34 चैनल्स हैं, 2 और बढ़ गए हैं। और इसमें है, फिर इसमें क्या इसकी खासियत है कि 24/7 ये 7 दिन और 24 घंटे उसमें जो है इसके आधार पर जो है इसके चैनल्स पे शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, ज्ञान जो है बांटा जाता है। और इसमें क्या होता है कि 4 घंटे तो इसमें नया ज्ञान प्रोवाइड किया जाता है और बाकी के जो है उसमें बार बार उसको रिपीट किया जाता है, ताकि जिसका जो रह गया है, जो छूट गया है, वो किसी भी समय कवर कर सके। उसमें एक समय सीमा होती है कि उस समय पर ये जो है ऐसा ये प्रोग्राम दिखाया जाएगा। तो इसमें क्या होता है एक, जी मैडम, ये चालू करवाने पड़ते हैं टीवी पे? हाँ, जैसे डिश टीवी है ना, उसमें जी। उसके माध्यम से भी आ जाता है। और हाँ, ये चालू करवाने पड़ते हैं, डीटीएच के माध्यम से होता है ये। डीटीएच लगवाना पड़ता है, उसका डीटीएच चैनल होते हैं जो कि जी सेट है, जी सैटेलाइट, उसके जो जी सैटेलाइट 15 उसका उपयोग करके इन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। और बहुत जो दूरस्थ क्षेत्र होते हैं उनमें भी जो है क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है। अब दीक्षा क्या होता है? दीक्षा का मतलब होता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। नोट कर लेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो ये दीक्षा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग के लिए होता है। यह एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच है दीक्षा, जिसका उपयोग वर्तमान में देश भर के शिक्षकों और छात्रों द्वारा दूरस्थ जो स्थित माध्यम से स्कूली शिक्षा प्रदान की जाती है, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग है वो की जाती है। और जो कोविड-19 के दौरान इसने बहुत जो है बड़ा रोल निभाया, बहुत बड़ी भूमिका निभाई सहायता की बच्चों की। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक राज्य कार्यक्रमों के माध्यम से घर पर सीखना और शिक्षा देना, अधिगम करना और लर्निंग करवाना इसके दीक्षा के माध्यम से संभव हो पाया। और दीक्षा जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, तो ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है कि ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई है, ऐसी कोई व्यवस्था बनाई गई है डिजिटल, ठीक है, ऑनलाइन इंटरनेट आधारित, किसके लिए? ज्ञान के विस्तरण के लिए, ज्ञान के विस्तारण के लिए। और ये पूरे भारत में शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को आगे बढ़ाना है, इंटरनेट के उपयोग को, जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के उपयोग को आगे बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया कदम है ये। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? जी मैडम जी। जी। अब ये परख क्या होता है? जो हमारा AICTE है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे
हिंदी में इसको अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसको हमारे इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म है इसकी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसको जो है लॉन्च किया गया था। और हमारी जो अपनी तरह का यह भी एक बहुभाषी छात्र शिक्षण इवेल्युएशन पोर्टल है। और उसको जो इवेल्युएशन जो पोर्टल है बहुभाषी मल्टीलिंग्विस्टिक स्टूडेंट टीचिंग इवेल्युएशन पोर्टल, उसको परख कहते हैं। परख ये इवेल्युएशन पोर्टल है AICTE के माध्यम से, उसके अंडर। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेंगे कि परख क्या है। जो मल्टीलिंग्विस्टिक छात्र हैं, बहुभाषी छात्र शिक्षण मूल्यांकन पोर्टल है, परख उसके माध्यम से शुरू किया गया है AICTE के माध्यम से। तो चलते हैं आगे। और MOOC तो आपको पता ही है कि नए कौशल सीखने और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने में और जो उसके विकास में एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ICT फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू। तो मेन पर्पज इसका शुरू करने का क्या है, ICT को शुरू करने का? बताएं एक बार। देखिए ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में है कि मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग, जो क्लासरूम की इंस्ट्रक्शंस हैं, जो अनुदेशन है, उनको रुचिकर बनाना। फिर दूसरा है डाइवर्ट स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लास, कि जो बच्चों के जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करना। कीप स्टूडेंट एंगेज इन द क्लास, बच्चों को जो कक्षा में व्यस्त रखना। ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टीचिंग, की जो टीचिंग की जो लर्निंग आउटकम्स है उनको एक तरह से ऑप्टिमाइज करना कि हम हाँ इतनी आउटकम आएगी, इतना एक्सपेक्टेशन का रखना और उसके उसके ओरिएंटेड कार्य करना। परिणामों को एक तरह से ध्यान में रखकर अधिगम करवाना। बताइए इनमें से कौन सा होगा? ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग। हाँ जी, बिल्कुल सही है कि ना तो जो है मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शन इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्टिंग तो बनाने का है, लेकिन उसके पीछे कोई परिणाम हम रखते हैं, कोई पर्पज हम रखते हैं। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है। और फिर दूसरा है वो भी अटेंशन गैदर करने के लिए नहीं होता है, मात्र उसको सिखाने के लिए होता है। और कि उसको व्यस्त रखना भी, बच्चों को व्यस्त रखना भी जो है उद्देश्य नहीं होता है। तो ये ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग की जो है शिक्षण है, शिक्षण के अधिगम जो है परिणामों को एक तरह से सामने रखकर टीचिंग करना, वो इसमें है कि ICT क्लासरूम का पर्पज है एक तरह से कि उनको अपने जो निर्धारित आउटकम्स हैं, निर्धारित उद्देश्य है, उसको प्राप्त किया जा सके और एक तरह से अच्छा अधिगम उसमें हो। तो इसमें क्या है कि IT और ICT का उपयोग आधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे के संदर्भ में बहुत बार विनिमेयता के अनुसार किया जाता है। मतलब कि उसकी फैसिलिटी के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से। इसमें रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और इंटरनेट, दूर सम्मेलन या मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है वो शामिल होते हैं ICT में। और जो है इसकी ICT के लाभ क्या होते हैं इसको प्रयोग करने के, आप सभी जानते ही हैं कि जो है विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने में ICT का जो है प्रयोग किया जा रहा है आजकल। और शिक्षार्थियों को अनेक सूचनाएं उसके माध्यम से प्रोवाइड की जाती हैं। और ICT सामग्री की प्रस्तुति में विविधता प्रदान करता है कि
वो बहुत अलग अलग जो है विषयों के ऊपर उनको सामग्री हमें मिल जाती है। एक विषय के ऊपर कई सारे जो है थिंकर होते हैं और जो महान व्यक्ति होते हैं उनकी उनके ऊपर जो कार्य कर रहे होते हैं, रिसर्चर होते हैं, उनकी सोच हमें पढ़ने को और सीखने को और उनसे जानने को मिल जाती है आईसीटी के माध्यम से। और जो है हमारे क्या होता है कि उससे शिक्षार्थियों को हम अपनी गति का पता चलता है, अपनी गति के अनुसार वो सीख पाते हैं और उनमें अलग अलग उनके जानकर उनकी भी जो है सोच और ज्यादा डेवलप होती है, विकसित होती है। और इसमें एक तरह से ये बोध और सूचना के जो है उसकी रिटेंशन का बहुत अच्छा तरीका बनता है आईसीटी। और बहुत इसके ऐसे लाभ हैं, आपको पता ही है। और शिक्षा में आईसीटी लागू करने से सभी जो सभी जो अवसर है कहीं पर भी किसी भी फील्ड में अधिगम जो है तेजी से और सुधर रहा है। हालांकि इसके जो है साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं और जो है बच्चों की जो थिंकिंग है उस थिंकिंग एक तरह से वो क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पा रहे हैं। उनको जो है कोई भी शब्द वहां पर कोई अटक गए किसी में भी और तुरंत गूगल कर लेते हैं, उसके ऊपर सोच विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। एक बात तो ठीक है ये कि यह समय बचाता है, लेकिन उसके साथ साथ ही यह एक तरह से बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, उसके जो सोचने समझने की जो क्षमता है और जो संरचना ज्ञान की जो संरचना करने की उसको जो क्षमता है, उसका निर्माण करने की जो क्षमता है वो वहां पर लैग कर रही है। और वहां पर वो अ, एक बुरा असर, बुरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। तो ये इसके अच्छे परिणाम भी हैं और बुरे भी हैं साथ में। नेक्स्ट चलेंगे, गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट। इसमें दो स्टेटमेंट दी गई है। इनमें पहले में है कि चार फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ स्वयं आर, इनमें फोर क्वाड्रेंट्स हैं। जब इसको स्वयं को करवाया गया था तो आप सभी को चार क्वाड्रेंट करवाए गए थे कि वो क्वाड्रेंट इसमें दिए गए हैं। क्या जो आपको जो क्वाड्रेंट करवाए गए थे ये वही क्वाड्रेंट है या फिर इनमें कुछ बदलाव है? तो आप इसको पढ़कर देखें। पहला है वीडियो लेक्चर, दूसरा है स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल्स दैट कैन बी डाउनलोडेड, तीसरा है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लैरिफाइंग डाउट्स, फोर्थ है टाइम टू टाइम असेसमेंट बाय एक्सपर्ट्स। अब इसका जो है स्टेटमेंट दूसरा इसमें बताया गया है कि स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 34 DTH channels denoted to telecast high quality educational programs on 24/7 basis। तो इसमें बताया गया है कि जो स्वयं प्रभा है उसमें 34 चैनल होते हैं, डीटीएच चैनल का एक ग्रुप है ये, और उसमें 24 घंटे सातों दिन जो है क्वालिटी एजुकेशन वाले, गुणवत्ता वाले कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसकी पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि उसके चतुर्थ अंश या फिर क्वाड्रेंट स्वयं के, पहला है वीडियो का व्याख्यान। वीडियो व्याख्यान जो वीडियो लेक्चर है और विशेष रूप से तैयार की गई पठन सामग्री जिसे डाउनलोड किया जा सके। तीसरा है ऑनलाइन डिस्कशन की जो कोई भी संदेह है या कोई भी हमारे जो रहते हैं डाउट्स रहते हैं, कोई भी संदेह रहते हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए ऑनलाइन चर्चा मंच शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है उत्तर होगा कि दोनों कथन सत्य है। दूसरा है कि एक कथन है, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों गलत है। पहला ठीक है, दूसरा गलत है। पहला गलत है, दूसरा ठीक है। तो इनमें से कौन सा होगा आप बताएं? दोनों सही है। दोनों सही। दोनों सही है। ठीक है, अब आप ये देखिए अपनी जो नोटबुक है जिसमें आपने नोट किया था जब आपको करवाया गया था कि क्वाड्रेंट उसके कौन से होते हैं, तो वो आप देखिए कि क्या आप ठीक बोल रहे हैं उसके हिसाब से। मैडम दूसरा ना पहले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसमें एक्सप्लेनेशन का नहीं है उमेश सर,
इसमें मात्र ठीक का पूछा गया, ठीक गलत का, कि ठीक है गलत है कौन सा है। आपको जो क्वाड्रेंट्स करवाए गए थे वो अपनी नोटबुक में चेक करें कि ये क्या इससे मैच कर रहे हैं। इसका सही उत्तर होगा, चलिए पहले क्वाड्रेंट इसके जान लेते, क्वाड्रेंट कौन से होते हैं। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है, अपने अपने जो नोट्स खोल लिए होंगे, उसमें पहला क्वाड्रेंट होगा वीडियो लेक्चर, जो कि इसमें भी दिया गया है। दृश्य जो व्याख्यान है, आप कुछ बोलना चाहते हैं आप में से कोई? फिर दूसरा है इसमें स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड, ये भी ठीक है। ये भी इसमें भी है कि स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड। तीसरा क्वाड्रेंट है इसमें जो उसमें दिया गया है स्वयं के द्वारा, वो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए स्वयं मूल्यांकन के लिए टेस्ट दिए जाते हैं, परीक्षाएं और क्विज़ेस दिए जाते हैं। और चौथा क्वाड्रेंट है एक ऑनलाइन चर्चा फोरम होती है संदेह को क्लियर करने के लिए। तो वो जो चार जो क्वाड्रेंट्स हैं, क्या जो अभी हमने बताए हैं और इसमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, क्या वो मैच कर रहे हैं सभी? जी मैच कर रहे हैं। मैच कर रहे हैं, सभी मैच कर रहे हैं। नहीं, सभी मैच नहीं कर रहे हैं। तीसरा, हाँ तीसरा हमने बताया कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, उसमें टेस्ट के द्वारा भी होते सेल्फ असेसमेंट और क्विज़ेस के द्वारा भी होती है। और फोर्थ हमने बताया कि डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट तीसरा बताया गया है। और इसमें टाइम टू टाइम असेसमेंट बाय एक्सपर्ट्स कहा गया है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट होती है, उसमें स्वयं का मूल्यांकन होता है। और इसमें जो स्वयं के द्वारा दिया गया वो तीसरे नंबर पर है और ये इसमें है चौथे पर। तो इसमें सेल्फ असेसमेंट होती है, बाय एक्सपर्ट्स के द्वारा असेसमेंट नहीं होती है। तो ये छोटी सी गलती हमारे प्रश्न को गलत कर सकती है। तो इसमें क्या होगा, पहला गलत होगा और दूसरा सही होगा। ये कौन से ऑप्शन में है आप देखकर बताएं एक बार। दूसरे में नहीं, नहीं, थर्ड में था, नहीं, फोर्थ है मैडम, फोर्थ में है, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे मीना जी। तो आप सभी को इसके बारे में तो पता ही होगा ना, जो डीटीएच चैनल है स्वयं प्रभा के द्वारा, या फिर इसको भी थोड़ा सा एलेबरेट करें। पता है ना सभी को, हाँ या ना बोल दीजिए आप। आपको आवश्यकता है इसको फिर से एलेबरेट करके बताएं स्वयं प्रभा को, या फिर आप जानते हैं? यस मैम, पता है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा जान लेते हैं, दोबारा से रिमाइंड हो जाएगा आपका। और ये जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, किसी दूसरी वीडियो में नहीं जाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो जो स्वयं है, स्वयं क्या है? स्वयं है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ठीक है, उसके लिए होती है। और उसमें ये चार क्वाड्रेंट्स हैं। पहला वीडियो लेक्चर है, दूसरा जो है रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि डाउनलोड हो सकते हैं। फिर तीसरा सेल्फ असेसमेंट है और क्विज़ेस होते हैं। फिर फोर्थ है ऑनलाइन डिस्कशन होता है, फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा टाइम टू टाइम एक्सपर्ट के द्वारा नहीं होती है, इसको आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा।
टाइम टू टाइम असेसमेंट एक्सपर्ट के द्वारा नहीं होती है, सेल्फ असेसमेंट होती है। ठीक है, तो ये पेपर में भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आया हुआ क्वेश्चन है पहले। और स्वयं प्रभा क्या है, 34 डीटीएच चैनल का ग्रुप है जो कि टेलीकास्ट किया जाता है, एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम है, 24/7 ये चलता है, GSAT 15 जो है सैटेलाइट के थ्रू, और जो है प्रत्येक दिन इसमें जो है एटलीस्ट 4 घंटे तक न्यू कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, न्यू कंटेंट पढ़ाया जाता है, और 5 जो है 5 से भी ज्यादा क्या होता है, 5 से भी ज्यादा टाइम दूसरे जो होते हैं उनको रिपीट किया जाता है। ठीक है, बार बार उसको रिपीट किया जाता है, लेकिन 4 घंटे ही नया कंटेंट पढ़ाया जाता है, बाद में रिपीटेशन होती है। और फिर जो है उसमें क्या होता है कि बच्चे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस टाइम और जो है अपने अलग अलग प्रोग्राम्स को अलग अलग समय पर देख सकते हैं। और इसमें जो कंटेंट जो प्रोवाइड किया जाता है वो कंटेंट जो है आई NPTEL जो होती है उसके द्वारा किया जाता है, IIT के द्वारा किया जाता है, UGC के द्वारा किया जाता है। ये जो भी चलाई जाती हैं ये इनके द्वारा ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इग्नू के द्वारा, CEC के द्वारा इसमें भी किया जाता है। और इसमें जो इनफ्लिप नेट है, इनफ्लिप नेट वो इसमें वो जो सेंटर होता है वो मेंटेन करता है उसके वेब पोर्टल को। ठीक है, और ये इनफ्लिप नेट है एक तरह से ऑनलाइन लाइब्रेरी की तरह कार्य करता है, और वो जो है सेंटर होता है ये वेब पोर्टल को मेंटेन करने के लिए। और इसमें क्या होता है कि हायर एजुकेशन कवर करता है DTH चैनल में, स्कूल एजुकेशन कवर करता है 9 to 12, और क्यूरिकुलम बेस्ड इसमें कोर्सेज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे, लास्ट ही होगा शायद ये। हाँ, थोड़ा सा और नीचे चले मीना जी। हाँ, ये लास्ट ही है। ठीक है, which among the following is not related to characteristics of cooperative learning? तो ये आप अच्छे से आसानी से बता सकते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग से कौन सा संबंधित नहीं है। एक्सपीरियंसेस दैट डेवलप गुड लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, वो अनुभव जो कि अच्छा अधिगम और सोशल स्किल्स को के विकास के लिए होते हैं। और स्टूडेंट्स फील ओवरलोडेड विद टू मच वर्क इन ग्रुप्स, जो स्टूडेंट्स हैं ओवरलोडेड फील करते हैं बहुत सारे कार्य के लिए, समूह में कार्य के लिए। या फिर तीसरा, बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट्स, बच्चों के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करना, प्रोवाइड इंडिविजुअल अटेंशन एंड असिस्टेंट टू वन अनदर। आप सेकंड बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक। नोट का हमें ध्यान रखना है, नोट इट नॉट रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैंने ये कहा नॉट है इसके हाँ आएगा। हम्म, हाँ बिल्कुल। सेकंड जो है ना, सेकंड इसका सही ऑप्शन है कि जो ओवरलोडेड जो है उसमें बच्चों का ओवरलोडेड वो करने के लिए नहीं होता है। जो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है कि समूह में सीखने की प्रक्रिया के रूप में इसको लिया जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग को। और जो गतिविधियों को इस तरह से आयोजित किया जाता है इसमें कि छात्र अपने साथी और साथियों के साथ बातचीत करके, उनके साथ ज्ञान का आदान प्रदान करके और उनकी सहायता लेकर और उनकी सहायता करके उसको डील करते हैं किसी भी कार्य को, किसी भी समस्या को। और इसमें विषयों की उनकी समझ में सुधार करने का उनको अवसर मिलता है, और आपस में गतिविधि करके कोऑपरेशन की भावना, सहयोग की भावना और आपस में सिंपैथी और इमोशनल जो अटैचमेंट है उसकी भावना उसमें बढ़ती है, सोशल कनेक्शन बढ़ते हैं उसमें। और प्रत्येक विद्यार्थी अपने सीखने के लिए जिम्मेदार होता है, और लेकिन अन्य साथियों को भी इसमें मदद करता है अवश्य ही। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग टीचिंग ए टीचर्स स्टेटमेंट दैट एनकरेज स्टूडेंट्स टू एलेबोरेट ऑन एन आंसर either their own or that of others will be called। तो इसमें क्या है कि जो टीचर होते हैं शिक्षण के दौरान टीचर्स की स्टेटमेंट जो बच्चे को एनकरेज करे, उत्साहित करे
किसी भी आंसर को इलेबोरेट करने के लिए देयर ओन, और मतलब कि अपना भी जो पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, दूसरे का भी रख सकता है, मतलब कि वो स्वतंत्र होता है उसको इलेबोरेट करने के लिए। तो ये इसको क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरिंग कहेंगे, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी कहेंगे, एंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस कहेंगे, या फिर प्रोबिंग कहेंगे, क्या होता है? engagement in the learning process. हाँ, क्या कह रही हैं आप? जी देखिए, इसको थोड़ा सा इलेबरेट कर देते हैं इसके ऑप्शन को। इसमें क्या है, स्ट्रक्चरिंग की संरचना बनाना, दूसरा है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी की निर्देशात्मक विविधता उसमें होती है, अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त रखना बच्चों को, या फिर प्रोबिंग या फिर जांच पड़ताल। ठीक है, तो संरचना तो इसमें नहीं होती है, और इसमें इंस्ट्रक्शनल वैरायटी भी ऐसा नहीं कि अनुदेशन, अनुदेशन क्या है इसमें कि बच्चा ही कर रहा है ना, बच्चे को इलेबरेट करने का जो मौका दिया जा रहा है। और फिर इसमें क्या है, फिर एंगेजमेंट इन लर्निंग और प्रोसेस, और फिर इसमें इंस्ट्रक्शन तो जो है नहीं दी जाती, दूसरा भी कैंसिल है, तीसरा भी है कि उसको एंगेजमेंट रखने का सिर्फ उद्देश्य नहीं हो सकता है। फिर प्रोबिंग है, प्रोबिंग का अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। तो उसमें क्या जो है आपको सही लगता है, आप बताएं। देखिए, जैसे आप बोलते हैं ना, अपनी कक्षा का ही उदाहरण ले लेते हैं, तो पिछली भी कक्षा में जो है ऐसे हमारा डिस्कशन होता रहा है, और आप जब बोलते हैं तो हम सभी का उत्तर सुनते हैं और सभी को इलेबरेट करने का मौका दिया जाता है। जिसका गलत होता है उसको भी इलेबरेट करने का मौका दिया जाता है, जिसका ठीक होता है उसको भी इलेबरेट करने का मौका दिया जाता है। तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम आपके उत्तर की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। और आप में जो है कि इसमें शिक्षक क्या करता है, ये एक शिक्षण कौशल है, प्रोबिंग, जांच पड़ताल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिक्षक छात्र के उत्तर देखकर उत्तर से संबंधित प्रश्न पूछता है। ठीक है, और उसका जो है उसको प्रोत्साहित भी करता है, और उसमें उसके लेवल का, उसके अधिगम का भी जांच पड़ताल हो जाती है। तो ये टीचर का अपना एक तरीका होता है, ये प्रोबिंग के साथ हम जाएंगे। ठीक है, प्रोबिंग इसमें आएगा कि जांच पड़ताल वो टीचर कर रहा है टीचिंग के दौरान, जब वो एनकरेज कर रहा है बच्चों के स्टेटमेंट को, और जो है आंसर्स को इलेबरेट करने के लिए उनको भी एनकरेज कर रहा है, और जो दूसरों के द्वारा जो आंसर दिए जा रहे हैं, या फिर अपने द्वारा जो दिए जा रहे हैं उनको भी जो है एक तरह से रखने के लिए स्वतंत्रता प्रोवाइड कर रहा है। तो ये उसमें जांच पड़ताल कर रहा है टीचर, वहां पर एक जांच कौशल है। तो ये है, क्या है कि जांच पड़ताल अलग चीज है और एक प्रेरणा अलग चीज है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका उदाहरण ले सकते हैं कि टीचर ऐसा पूछे कि आपको क्यों लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपने कोई प्रश्न का उत्तर दिया, तो हम आपसे पूछते हैं कि आपको क्यों लगता है, आप एलेबरेट करें। ठीक है, तो ये एक तरह से अ, उसका हम पूछते हैं कि इसके ऊपर क्या जो है टीचिंग मेथडोलॉजी के हिसाब से क्या ठीक होगा, क्या गलत होगा। तो आपसे क्या कर रहे होते हैं, हम समीक्षा कर रहे होते हैं आपके ज्ञान की, और जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यही होगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। समय भी हो गया है। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हरिओम मैम, बहुत अच्छे समझ में आया। ठीक है, हरिओम। कमर गर्दन थैंक सीधी यू करके मैम। बैठेंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथ नमस्ते की मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में। ओ शांति ही, शांति ही, शांति ही। ओ